गुड मॉर्निंग मित्रों। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए समाचार जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये समाचार इसमें ये गांव और देहात का न्यूज़ नहीं होगा, इसमें न्यूज़ होगा जो बाबू जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज़ होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण उसके आंसर होंगे, वो महत्वपूर्ण समाचार हम देखेंगे। ठीक है, आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। क्या खुरपाती ग्रुप के आपके चैनल पे हम देखेंगे राष्ट्रीय समाचार। सुबह के 7 बज चुके हैं, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं ज़ाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का समाचार। पहला, सफलिंग ऑफ गवर्नर्स, अर्थात उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु को मिले नए राज्यपाल। क्या मिले? उत्तराखंड राजधानी देहरादून, पंजाब राजधानी चंडीगढ़, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को मिले नए राज्यपाल। यानी राज्यपालों का सफलिंग हो गया, इधर के उधर हो गए, कोई इस्तीफा दे दिया है। तो समाचार अब जानेंगे विस्तार से, शॉर्ट में देख लिया समाचार विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद। थोड़ा कलर इसका चेंज कर लूँ, चलिए रेड से। ठीक है, तो अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं फिर से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना उप प्रमुख रहे। क्या? सेना के उप प्रमुख रहे, रिटायर हो चुके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? जनरल गुरमीत सिंह। ये क्या है? सेना के उप प्रमुख रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। यानी जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने। कहाँ का नया राज्यपाल? तो उत्तराखंड के अब नया राज्यपाल कौन है बाबू? तो जनरल गुरमीत सिंह। जनरल गुरमीत सिंह। अब से आप लोग मारेंगे, ऑप्शन देगा तो राइट आंसर क्या मारेंगे? आपसे प्रश्न पूछ देगा कि उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम बताएं, तो बेबी रानी मौर्य जो इससे पहले थी उसको नहीं मार देना है मित्रों। राज्यपाल नए कौन हो गए आपके? जनरल गुरमीत सिंह। कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। चलिए, अगर ये पूछ दे कि जनरल गुरमीत सिंह से पहले उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थी, तो बेबी रानी मौर्य। कौन थी? बेबी रानी मौर्य। इन्होंने इस्तीफा के बाद इनका स्थान खाली हो गया था। इन्होंने इस्तीफा किसको दिया था? रामनाथ कोविंद को, यानी राष्ट्रपति भवन में। चलिए अगला समाचार को थोड़ा और विस्तार करते हैं। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति भवन से विज्ञप्ति आई है, क्या सूचना आई है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। क्या? बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा क्या हो गया है? स्वीकार कर लिया गया है। और सिंह को, यानी जनरल गुरमीत सिंह को क्या? उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रपति ने, मैंने बताया शुरू में ही कि उत्तराखंड, तमिलनाडु और पंजाब को नया नया सफलिंग हुआ है, गवर्नर मिला है। तो अभी हमने क्या ऊपर देखा? ऊपर हमने किस राज्य का देखा? उत्तराखंड का। कौन हो गए हैं? जनरल गुरमीत सिंह। उससे पहले कौन थी? तो बेबी रानी मौर्य थी। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति ने बनवारी लाल पुरोहित, इसको भी याद रखेंगे, बनवारी लाल पुरोहित जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है मित्रों। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, दिख रहा है अब? बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं यानी बनवारी लाल पुरोहित की बात कर रहे हैं। हमें पर क्या कर दिया? पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया है। किसने? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद, भूल न जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो जान लिया हम बनवारी लाल पुरोहित को अभी क्या वर्तमान में पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो अभी हाल ही में कहाँ के थे? वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं अभी। चलिए समाचार और विस्तार से। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल आर एन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है तो वो कहाँ के बन गए? सफलिंग हुआ है। देखिए सफलिंग हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। बनवारी लाल पुरोहित अभी कहाँ के? तमिलनाडु के थे। अब ये कहाँ के हो गए बाबू? तो पंजाब के हो गए। कहाँ? पंजाब के हो गए। कहाँ के? पंजाब के हो गए। ठीक है, तो अब तमिलनाडु में कौन आ गया? तमिलनाडु में सीट खाली हो गया, तो तमिलनाडु में कौन आ गया है? आर एन रवि, जो वर्तमान में कहाँ के थे? नागालैंड के। क्या? नागालैंड के थे। वो कहाँ के हो गए? अब तमिलनाडु के राज्यपाल बना दिए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी को असम के प्रोफेसर, अब नागालैंड का सीट खाली है तो नागालैंड में कौन आ गया? असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। कौन? प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के जो कि राज्यपाल थे को नियमित व्यवस्था होने तक, मतलब ये असम के भी रहेंगे और जब तक व्यवस्था सही से नहीं हो जाती अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा, अर्थात असम प्रोफेसर जगदीश मुखी 2 जगह के कार्यभार संभालेंगे। कहाँ के? असम की राजधानी दिसपुर, और स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो प्रोफेसर जगदीश मुखी के कंधों पर 2 जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहाँ की? एक असम के राज्यपाल की और दूसरी
नागालैंड के राज्यपालों की कार्यों की निर्वहन करेंगे। जैसे ही फिर इधर उधर होगा आप लोग के लिए न्यूज़ में मैं लेकर आ जाऊंगा, अपडेट कर दूंगा, उसकी चिंता आप लोग ना करें। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ें या फिर किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उल्लेख किया कि नई नियुक्तियां उसी तारीख से प्रभावी होंगी जब वे अपनी संबंधित कार्यालयों का प्रभाव ग्रहण करेंगी। ये जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं ये उस दिन से ही प्रभावी हो जाएंगी जब वो कार्यालय में प्रवेश करेंगे, अपना प्रभार ग्रहण कर जाएंगे। ठीक है मित्रों, चलिए समाचार नंबर 2, दूसरा समाचार क्या है कि राजस्थान राजधानी कहाँ हो जाएगी मित्रों? राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, जयपुर ही हो जाएगी राजस्थान की राजधानी। तो कह रहा है कि राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन। मोस्ट वीवीआई है मित्रों, ये मोस्ट वीवीआई बोलेंगे इसको। सबसे पहले भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर। चलिए इसको विस्तार से जान लेते हैं, समाचार विस्तार से। तो उसके बारे में कह रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अभी इस एक ऑब्जेक्टिव क्लियर आपका कि अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री कौन है बाबू? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी। क्या है? राजमार्ग मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो नितिन गडकरी ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का किया उद्घाटन। ठीक है, चलिए और थोड़ा विस्तार से आगे बढ़ें। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। कहाँ पर किया गया ये सुविधा का निर्माण? राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 925 के सट्टा गंधव एक स्थान का नाम है, खंड पर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। यह पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स के विमान की आपातकालीन लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925 का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा मित्रों। ठीक है, भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत 765.52 करोड़ है। ये वाला लाइन जो है ना मित्रों, ये वाला लाइन एकदम आप लोग दिमाग में छाप लीजिएगा। किस परियोजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया है? तो भारतमाला परियोजना। क्या? भारतमाला परियोजना। ठीक है, और इसकी लागत कितनी है? 765.52 करोड़ है। किसकी? जो आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा जो निर्माण कराया जा रहा है। थोड़ा और जान लें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने IAF नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मित्रों? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IAF इंडियन एयरफोर्स के लिए एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF इमरजेंसी लैंडिंग फैकल्टी के रूप में NH 925A के सट्टा गंधव खंड के 3 किलोमीटर के खंड को विकसित किया है। कितने किलोमीटर की दूरी इस्तेमाल करेगा? 3 किलोमीटर का। अभी और जानना है मित्रों। यह खगड़िया, बकासर और थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। एकदम संकोच ना करें और एकदम घबराए नहीं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आ जाएगा। आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। चलिए और जान लें उसके बारे में। यह खगड़िया, बकासर और माफ़ कीजिएगा, गगरिया, बकासर और सट्टा गंधव खंड के 9 विकसित 2 लेन पक्के स्ट्रेच का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 196.97 किलोमीटर। ठीक है, इस परियोजना में आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा और क्या क्या है? कुंदनपुरा, सिंघानिया और बकासर गाँव में वायुसेना, भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार 3 हेलीपैड, प्रत्येक का आकार 100x30 मीटर का निर्माण किया गया है, जो देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और सुरक्षा नेटवर्क शुद्धिकरण का बेस होगा। ठीक है, पढ़ लिए? क्लियर हुआ? 2 चीज़ें याद रखिए बस, इतना ही कि ये किस योजना के तहत किया गया है? तो भारतमाला परियोजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। क्या चीज़ का उद्घाटन किया है? तो इमरजेंसी लैंडिंग, आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का। कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। किसने किया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिलकर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समाचार संख्या अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अब आ जाते हैं। राष्ट्रीय समाचार यहीं पे समापन हुए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम प्रवेश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कह रहा है कि क्यूबा क्या नाम है बाबू? देश का नाम है। क्यूबा क्या है? कि देश का नाम है। ठीक है, क्यूबा किसका नाम है? ठीक है, तो क्या क्यूबा क्या है? देश का नाम है। तो कह रहा है कि
समाचार संख्या 3 अंतर्राष्ट्रीय समाचार में, क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला बना दुनिया का पहला देश। मतलब दुनिया का, वर्ल्ड का पहला ऐसा देश कौन है? क्यूबा है, जो बच्चों का भी टीकाकरण करेगा। अब क्या करेगा? समाचार विस्तार से। क्यूबा घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्यूबा को घरेलू वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। बन तो गया है, परंतु मान्यता अभी तक मिली नहीं। जैसे ही मान्यता मिलेगी आप लोगों को मैं अवगत करा दूंगा। चलिए, 11.2 मिलियन लोगों की आबादी वाले कम्युनिस्ट द्वीप का लक्ष्य मार्च 2020 के बाद से अधिकांशतः हिस्सों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने से पहले अपने सभी बच्चों को टीका लगाना है। क्या ये क्यूबा का मतलब कि उद्देश्य है? आपको बता दें, ये आपको ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको बता दें कि चीन, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला जैसे देशों ने घोषणा की है कि वे छोटे बच्चों का टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्यूबा ऐसे करने वाला अब दुनिया का पहला देश बन गया है। ये लोग योजना कर रहे हैं, लेकिन क्यूबा ने बाजी मार ली है, वो पहला देश बन गया है। क्यूबा के टीके पहली बार लैटिन अमेरिका में विकसित किए गए, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहकर्मी समीक्षा से नहीं गुजरे हैं। अभी भी इनका कुछ प्रोसेस बाकी है, परंतु ये सही उत्तर हो जाएगा कि क्यूबा ही पहला देश बना है। चलिए, नियुक्तियां के बारे में जान लें। समाचार अब डाइवर्ट करते हैं नियुक्तियों के तरफ। प्रमुख नियुक्तियां आज 11 सितंबर है आपकी, तो 11 और 10 दिसंबर की जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उसके बारे में हम जान लेंगे। चलिए, पहली नियुक्ति, आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ बी वैद्यनाथन की पुनः नियुक्ति को दे दी मंजूरी। आरबीआई क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। आईडीएफसी एक बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन को पुनः नियुक्ति को दे दी मंजूरी। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छा से समझ में आएगा। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। आवाज़ तो क्लियर आ ही रहा होगा। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में वी वैद्यनाथन को फिर से नियुक्ति के लिए दे दी है मंजूरी। वैद्यनाथन को 3 साल और अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, जो 19 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगा। कब से इनका कार्यकाल जोड़ा जाएगा? 19 दिसंबर 2021 से। और उन्होंने आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय के बाद पहली बार दिसंबर 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो वी वैद्यनाथन के बारे में। कब से इनका कार्यकाल लागू हो जाएगा? 19 दिसंबर 2021 से। किस बैंक में मुन्ने? तो आईडीएफसी के फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बाबू। ठीक है, आगे बढ़िए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आपको बता दें कि ऐसा आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ऐसा आपको करंट अफेयर इस अंदाज में नहीं मिलेगा। तो एक बार आप हमारे चैनल को भी प्रमोट करें और इस पर एक बार करंट अफेयर पढ़ के देखें। आप कहीं भी पढ़ते हो ठीक है, एक बार हमारे चैनल पे भी ज़रूर पढ़ें। क्या? करंट अफेयर 15 मिनट में मुख्य समाचार। अब ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, सैटरडे है, कल संडे को एक स्पेशल वीडियो ज़रूर मिलेगा। उसका खुलासा मैं आज रात के मॉक टेस्ट में कर दूंगा मुन्ने बाबू। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त लोग। चलिए, कह रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला प्रश्न, मोस्ट बीबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? पूछ लिया जाएगा आपसे। तो मुख्यालय की बात करेगा तो कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अब मुंबई कहाँ की राजधानी है? बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। कहाँ? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और जानिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना जरूर पूछ सकता है आपसे। तो कब हुआ था? अक्टूबर 2015 में। कब? अक्टूबर 2015 में। ठीक है, चलिए हो गया नियुक्तियां। अब दूसरा नियुक्ति के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। निर्लेप सिंह राय बने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी। क्या? निर्लेप सिंह कौन बने? निर्लेप सिंह राय बने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी। सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड सरकार के, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान रहे हैं, समाचार में कंफ्यूज नहीं होना है। सरकार के स्वामित्व
वाली उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने निर्लेप सिंह राय को कंपनी का अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर, इसीलिए CMD लिखा गया, मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। CMD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं टाइप कर दिया हूँ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। एक विज्ञप्ति में NFL ने सूचित किया कि निर्लेप सिंह राय निर्देशक तकनीकी को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीफ से। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बाबू, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए फिर से कहाँ तक थे हम लोग। एक विज्ञप्ति में NFL ने सूचित किया कि निर्लेप सिंह राय निदेशक तकनीकी के उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, निर्लेप सिंह राय को। क्या, निर्लेप सिंह राय को। किसका, किस बैंक का, तो NFL एक मतलब कि माफ़ कीजिएगा बैंक नहीं है, ये कंपनी है। NFL क्या है, कंपनी है। कंपनी समझ रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जरूर जान लेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, ये तो मतलब फेमस बन चुके हैं ये सब प्रश्न इस टाइप के। मुख्यालय, हर चीज़ का मुख्यालय पूछ ले रहा है, इसलिए मैंने इसको टाइप कर दिया और छोड़ूंगा नहीं। कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं छूटेगा मित्रों। चलिए तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है, नोएडा में। अच्छा, ये नोएडा शहर कहाँ पे है, दिल्ली का नाम सुने आप लोग, जरूर सुने होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कौन है वर्तमान में, अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम आप लोग सुने होंगे। तो बिल्कुल दिल्ली में ये शहर नोएडा स्थित है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने एक हाल ही में कैसा पोर्टल लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे दिल्ली एड्रेड 2047 दिल्ली एड्रेड 2047। और क्या लॉन्च किया उन्होंने, एक स्मॉग टावर लगाया, सबसे पहला स्मॉग टावर भारत का कहाँ लगा है, आपके अपने दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया, आपके मुख्यमंत्री दिल्ली, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली का बात आया तो 2-3 जी के क्लियर करते ही चलें, ठीक है। चलिए, और मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, नोएडा में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 सितंबर 1979 को। दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की। कंपनी का क्या नाम है, NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। समाचार को थोड़ा दिशा में परिवर्तित करके अब जानेंगे बैंकिंग समाचार। बैंकिंग समाचार में पहला है, केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति। 10 मर्चेंट व्यापारी हो रहा है यहाँ पे, तो 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति किसने, केंद्र सरकार ने। LIC के IPO, LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के IPO को मैनेज करने के लिए IPO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मुन्ना, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा IPO का पूर्ण रूप। क्या देख रहे थे हम, तो IPO का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समाचार विस्तार से, तो IPO के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों, अब ये 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति जो हुई है उसका नाम जानना आप जरूर चाहेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे, और इंपॉर्टेंट भी है, मैं ज़रूर बताऊंगा। LIC का IPO 2020 की जनवरी-मार्च तिमाही में लॉन्च होंगे। कब लॉन्च होंगे, ये जनवरी के और मार्च के तिमाही मांझ में। IPO 2022 में जनवरी और मार्च के तिमाही में ये लॉन्च होंगे। जब लॉन्च होंगे तब भी अपडेट करा दिया जाएगा। चलिए तब तक उन बैंकों का जो नाम है उसका जान लेते हैं, ठीक है, इन मर्चेंट बैंकरों का नाम जान लेते हैं। हाँ जी, इन मर्चेंट बैंकरों के नाम यहाँ है। पहला है गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज़। दूसरा है सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया। इन मर्चेंट बैंकरों के कैसे कैसे नाम है देख लीजिए। तीसरा है नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़ इंडिया, SBI कैपिटल मार्केट, JM फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, बोफा सिक्योरिटीज़, JP मॉर्गन इंडिया, ICICI सिक्योरिटीज़, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड। ये सभी 2022 के जनवरी तिमाही में लॉन्च होने के ज़्यादा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट बैंकिंग समाचार में छोटा रूप में पहले देख लें क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड।
बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने क्या किया है लॉन्च, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, थोड़ा विस्तार से जान लें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की क्या कर दी है, घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। चलिए, प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण 23 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। 220 से अधिक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें सभी खुदरा बैंकिंग सेवाओं का लगभग 95% शामिल होगा, जिसे घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा ये पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है बॉब वर्ल्ड। ठीक है, आप लोग जानकारी ले ही लिए हैं। चलिए और कुछ थोड़ा सा जान लें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। अगर आपसे पूछ दे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बड़ोदरा में। और ये बड़ोदरा कहाँ है, गुजरात में। तो और ये गुजरात कहाँ है, तो भारत में है। देखिए कैसे, कितना अच्छा प्रिंट मतलब टाइप किया है ना। ठीक है, अच्छा है ना, अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। अब आएगा, पूछ देगा बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है, तो हसमुख आधिया। कौन है अध्यक्ष, हसमुख आधिया, ये अध्यक्ष की बात कर रहा है। एक और चीज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO के बारे में बताइए, तो संजीव चड्ढा है। कौन है, संजीव चड्ढा। चलिए समाचार को और थोड़ा दिशा में परिवर्तित करते अब जानते हैं रैंक और रिपोर्ट। तो पहला रिपोर्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में IIT मद्रास ने बरकरार रखा अपना शीर्ष स्थान। NIRF इंडिया रैंकिंग में IIT मद्रास ने बरकरार रखा अपना शीर्ष स्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, अभी धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 सितंबर 2021 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। कब जारी की, 9 सितंबर 2021 को। और ये कौवा संस्करण है, तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 वार्षिक सूची का 6ठा संस्करण है, जो कि प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य मानदंडों के आधार पर देश में उच्च शिक्षक संस्थानों को रैंक करता है। क्या, उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक करता है। तो सर्वश्रेष्ठ विजेता में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाकर रखा है। अब थोड़ा समाचार को विजेताओं की सूची की तरफ लेकर जाते हैं। तो ओवरऑल विजेताओं में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में विजेता कौन है, तो IIT मद्रास। विश्वविद्यालय में तो भारतीय विज्ञान संस्थान ICS बेंगलुरु का जो है विजेता है। प्रबंधन, भारतीय प्रबंधन संस्थान में कौन है, तो IIM अहमदाबाद का विजेता है। कॉलेज में तो मिरांडा हाउस दिल्ली। फार्मेसी में तो जामिया हमदर्द। ओवरऑल विजेता फिर से देख लें हम, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान तो IIT मद्रास। विश्वविद्यालय में तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु के। भारतीय प्रबंधन संस्थान में तो IIM अहमदाबाद के। कॉलेज में तो मिरांडा हाउस दिल्ली का कॉलेज। और फार्मेसी में तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली का। ये क्या है, विजेताओं की सूची हैं। चिकित्सा में तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS ने विजेता रहा है। ठीक है, दिल्ली का। इंजीनियरिंग में तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT मद्रास ही रहेगा। वास्तुकला में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की का। ठीक है, दंत चिकित्सा में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी। ठीक है, कानून में तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSEY बेंगलुरु का। और अनुसंधान संस्थान में तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर का। ये सभी विजेताओं की सूची है। कब की, सितंबर की, इस माह की, इस वर्ष की, अगस्त सितंबर की। चलिए व्यापार समाचार व्यापार से। अब व्यापार के क्षेत्र में पहला समाचार है ADB ने महाराष्ट्र में, ADB का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपको, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी। क्या, ADB एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए $300 मिलियन को दे दी है मंजूरी। थोड़ा विस्तार में जान लें, तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में $300 मिलियन के ऋण पर क्या किए, हस्ताक्षर कर दिए। यह अगस्त 2019 में ADB द्वारा अनुमोदित $200 मिलियन के वित्त के घोषणा के अतिरिक्त थे। एक और अतिरिक्त घोषणा आई थी अगस्त 2019 में $200 मिलियन की, उसके बाद ये $300 मिलियन की और है। चलिए, महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण में 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़कों, 230 पुलों, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर होगी, सुधार करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अगस्त 2019 में स्वीकृत $200 मिलियन
के वित्त पोषण के साथ चल रही परियोजना पहले से ही पूरे महाराष्ट्र में 2100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्थिति और सुरक्षा में सुधार और रखरखाव कर रही है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल कौन है वर्तमान में, देख लीजिए, भगत सिंह कोश्यारी। कौन है राज्यपाल? भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी कहाँ है महाराष्ट्र की? अभी मैंने बताया, मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? क्या है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। एडीबी ही ने एशियाई विकास बैंक ने झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रांची। झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को दे दी है मंजूरी। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियाद ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों ULB की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, दिख रहा है ना, क्षमताओं को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन अमेरिकी के ऋण पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। झारखंड राज्य में एडीबी की यह पहली परियोजना है। सबसे पहली बार झारखंड राज्य में एडीबी अपना परियोजना दे रहा है, मतलब ऋण दे रहा है, कर्ज दे रहा है, पैसा दे रहा है। चलिए, यह परियोजना राज्य में एडीबी की पहली शहरी परियोजना होगी। अस्थायी संचालन के लिए नीतिगत सुधारों के साथ संयुक्त जल आपूर्ति के लिए एक मॉडल स्थापित करने में मदद करेगी, जिससे अन्य कम आय वाले राज्यों द्वारा शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल, पीने योग्य पानी उपलब्ध करने के लिए दोहराया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के तहत परिकल्पित है। अब जानेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो 2 है। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा। मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला। कौन सा मनीला? फिलीपींस वाला मनीला, फिलीपींस देश है। समाचार अब अंतिम के कगार पर। हम देखेंगे मुख्य पुरस्कार किसको क्या मिला। तो त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने जीता बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड। त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने GOC गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप ने जीता। तिरुचिरापल्ली ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, विस्तार से पढ़ रहे हैं, CII के ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। ये 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लिया है GOC वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल यह पुरस्कार मिला है। इस साल इसे ही सिर्फ पुरस्कार यह मिला है। चलिए, ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में महत्वपूर्ण और नवीन प्रथाओं को उत्प्रेरित करने के लिए CII द्वारा ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। ठीक है, CII देश भर में औद्योगिक क्षेत्र और रेलवे कार्यालयों के बीच ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कार देने के लिए इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करता है और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी पर जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। महत्वपूर्ण दिन हम लोग जान लेंगे अब समाचार अंतिम के कगार पर। महत्वपूर्ण दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब? 10 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब? 10 सितंबर 2021। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं का रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2021 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का यह थीम है कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्या है ये थीम? है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन टॉर मेंटल हेल्थ WFMH के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। चलिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। IASP की स्थापना कब हुई? तो 1960 में हुई। दिवंगत प्रोफेसर इरविन रिंगेल और डॉक्टर नॉर्मन फॉररो द्वारा की गई थी। किसकी? IASP की स्थापना। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, अगला समाचार। वर्ल्ड EV डे 9 सितंबर को मनाया गया। वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व EV दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन ई मोबिलिटी के उत्सव का प्रतीक है। इस दिन इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विश्व ईवी दिवस सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन टीवी द्वारा बनाई गई एक पहल थी। पहला विश्व ईवी दिवस 2020 में मनाया गया था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार है। यह काफ़ी हद तक एक सोशल मीडिया अभियान था जिसने ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को पहचानने और प्रतिबद्धता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि अगली बार का जो वे चलाएंगे इलेक्ट्रिक होगी और प्रारंभिक ईंधन पर नहीं चलेंगी। विविध समाचार, ये अंतिम समाचार है। जी हाँ, बिल्कुल अंतिम समाचार। अब अंतिम समाचार में देखेंगे हम, हैदराबाद में हुआ भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन। समाचार विस्तार से। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र हाई एस्कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट का किया गया उद्घाटन। परियोजनाओं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने नीति आयोग, पीएमओ भारत और कोयला मंत्रालय की पहल पर 10 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया था। यह संयंत्र 1.2 TPD फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन TPD मेथनॉल बना सकती है। उत्पादित कच्चे मेथनॉल की शुद्धता 98 से 99.5% के बीच होती है। तो समाचार आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सोमवार को फिर से मुख्य समाचार आएगा, संडे को एक स्पेशल वीडियो आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से अंतिम में।